जानते हैं हम कि नर्सिंग के जो 17 या 18 सब्जेक्ट्स हमारे पास है, क्या उनको इक्वली वेटेज देके पढ़ना है या फिर किसी का वेटेज कम है, किसी का वेटेज ज्यादा है। हेलो गाइस, मैं निदा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल निदा सैयद एम्स पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं उसे हर एक स्टूडेंट गुजर चुका होगा या उसकी लाइफ में ये फेज चल रहा होगा। मैंने भी ये चीज फेस की थी जब मैं नोटसेट की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं सोचती थी नोटसेट नर्सिंग का इतना वास्ट सिलेबस इतने कम टाइम में मैं कैसे कवर कर पाऊंगी, क्योंकि हम देखें तो फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर हमारे पास लगभग 17 से 18 सब्जेक्ट्स है और इन सब्जेक्ट्स को कवर करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेरा भी एक ही क्वेश्चन था कि अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है नोटसेट एग्जाम तो वो कैसे करते हैं। इतना सिलेबस कवर करना क्या वाकई इतना इजी है? क्योंकि फोर्थ ईयर के एग्जाम के बाद हम देखें तो मैक्सिमम अगर किसी को टाइम मिलता होगा तो वो होता है 6 मंथ। हमारे पास था सिर्फ 2 महीने या 3 महीने। तो इतना सिलेबस कवर करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। मैं अपने सीनियर्स को मैसेज करती थी कि बॉस कैसे होगा, इतना सिलेबस कवर मैं कैसे करूंगी। मतलब इस चीज की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतना सिलेबस कवर करना मुझे बहुत चैलेंजिंग टास्क लग रहा था। फिर काफी लोगों से बात करने के बाद मुझे पता लगा कि हार्ड वर्क तो एक अपनी जगह है, बट हार्ड वर्क के साथ जो मेन चीज होती है वो होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हमें करना है बट हमें उसको स्मार्टली करना है। जब हम स्मार्ट वर्क करेंगे तभी हम किसी चीज को टाइमली अचीव कर पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट है जिसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, क्या नर्सिंग में जो 17 से 18 सब्जेक्ट्स है क्या आपको इक्वली उनको वेटेज देना है या किस तरह से पढ़ना है। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग नोटसेट एग्जाम। मतलब जब मैं प्री एंड मेंस देने गई थी उस टाइम मेरा क्या एक्सपीरियंस था और किस टाइप का पेपर आता है एग्जाम के अंदर। तो आइए जानते हैं हम कि नर्सिंग के जो 17 या 18 सब्जेक्ट्स हमारे पास है क्या उनको इक्वली वेटेज देके पढ़ना है या फिर किसी का वेटेज कम है, किसी का वेटेज ज्यादा है। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिससे एग्जाम में हार्डली 2 या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज एग्जाम में बहुत कम रहता है और आप उसको टाइम दे रहे हैं, जैसे मैंने भी दिया था, वो टाइम में यूटिलाइज कर सकती थी रिवाइज करने में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनको। तो आपको क्या जरूरत है इस वक्त, वो है एक स्मार्ट स्टडी और साथ ही साथ एक राइट डायरेक्शन में चलना, जो आपको मिल सकता है एक सही गाइडेंस है। कॉलेज टाइम में जब मैं इंटरव्यूज देखा करती थी कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है, किसी ने ये डाल रखा है थंबनेल के विद इन 1 मंथ मैंने कैसे नोट से क्रैक किया, किसी ने 6 मंथ के अंदर, किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो ये कैसे पॉसिबल होता है। उस वक्त मैं भी सोचती थी कि हाउ इट इज पॉसिबल, बट मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे पता लगा कि स्मार्ट स्टडी के साथ में हम ये अचीव कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत इजीली एक एवरेज बच्चा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट से क्लियर कर सकता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको राइट डायरेक्शन में चलना है और स्मार्ट वर्क करना है आपकी स्टडी के लिए। तो सुनिए, जो आपका नर्सिंग का सिलेबस है उसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है जो मैंने पहले भी आपको बताया उनको आपको थोरोली पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसकी क्लासेस लेनी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, आपको उसको बहुत अच्छे से करना है। जब आपके मेन सब्जेक्ट्स हो जाए तभी आपको जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स है उनकी तरफ जाना है। या मैं कहूंगी जैसे मैंने किया था, जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके उसको आप जब अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप अपने नोट्स बना ले, वो मोर देन इनफ होता है। कोई कोचिंग के नोट्स देखने की या उनकी वीडियोस लेक्चर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप यूनिवर्सिटी के लिए थोड़े अच्छे नोट्स बनाइए ताकि वही आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी हेल्प। और आपको जो माइनर सब्जेक्ट्स है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ट्राई करना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको ट्राई करना है जो मेन सब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, जितना हो सके उनको रिवाइज करें आप, बजाय कि आप चाहो कि हम पूरा सिलेबस कवर कर ले। नहीं, जो मेन सब्जेक्ट्स है उन पे फोकस कीजिए, जो माइनर सब्जेक्ट्स है उसके आप सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हैं जैसे मैंने किए थे। आप पीआर यादव से या कोई भी एमसीक्यूज वाली बुक से जो जैसे माइनर सब्जेक्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेम हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन सबके आप सिर्फ क्वेश्चंस करोगे तो भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और वो क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि आप कर सकते हो अगर आपने अपने 4 साल अच्छे से पढ़ा है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने जो नर्सिंग का सिलेबस है उसको आपको डिवाइड करना है मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है वो आपके काफी अच्छे हो,
क्योंकि अगर आपने माइनर सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया और आपके मेजर सब्जेक्ट्स काफी अच्छे हैं, तो भी आप एक अच्छी रैंक के साथ में नॉट सेट क्रैक कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपने माइनर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बट आपको जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है उनको अच्छा करना है। यही है एक स्मार्ट स्टडी का तरीका। आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक, ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडिया एंड नर्सिंग फाउंडेशन, इन 6 सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लेना है कि आप माइनर सब्जेक्ट्स को ना पढ़े तो भी आपको आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप पहले मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। आपको नहीं करना है कि आपको 17 के 17 सब्जेक्ट्स सबके लेक्चर्स लेने हैं, सबको अच्छे से पढ़ना है, सबको डीपली पढ़ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ मोर देन इनफ होता है नोट सेट की प्रिपरेशन के लिए। आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे तो, क्योंकि नोट सेट का जो पेपर होता है, जो एग्जाम पैटर्न अब जो देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का आता है। वो हर एक एवरेज बच्चा कर सकता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो मेन सब्जेक्ट्स है उन पे ज्यादा फोकस करना है, बजाय कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो जो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो बिल्कुल नहीं आते। जैसे कि एनाफिजियोलॉजी एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। अगर हम उसको इतना डीप में पढ़ेंगे, बहुत डीप में उसको टाइम दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ में। आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से पढ़िए। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स है आप उनको सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आप अभी फ्रेशर से, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बिगिनर से, तो आप यूनिवर्सिटी के साथ ही उनको ऐसा प्रिपेयर कीजिए, ऐसे नोट्स बना के रखिए कि आपके लास्ट में वो काम आ सके, ताकि आपको उस टाइम सिर्फ रिवाइज करना होगा उनको। और या फिर आप सिर्फ उसके क्वेश्चंस करेंगे तो भी आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट से। तो हमने बात की कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है। कई बच्चों को हम देखते हैं, कोई 2-2, 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, उनके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोई, सबके अलग अलग रीजन होते हैं, सबके अलग अलग रीजन होते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो काफी चीजें हैं, काफी डीप में हर चीज दे रखी है। अगर आपको लगता है, कोई बोलेगा कि हमें डीप नॉलेज चाहिए, तो डीप नॉलेज हम एग्जाम के बाद भी ले सकते हैं, या कहे तो हम किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हम ले सकते हैं। बट अभी हमारा जो मेन गोल है वो है एम्स नोट सेट को क्रैक करना। तो उसके लिए हमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है बहुत सुपरफिशियली हमने पढ़ लिया। जितना एग्जामिनर पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उनको आप इंपॉर्टेंस दीजिए, उनको अच्छे से कीजिए। जो माइनर सब्जेक्ट्स है उनको आप कम टाइम दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन से भी उसका काम चल सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। प्री एंड मेंस में क्या पैटर्न रहता है पेपर का। नोट सेट प्री की हम बात करें तो प्री के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 20-20 के 5 स्लॉट। अगर मैथ, रीजनिंग या जीके की बात करें तो वो अलग अलग स्लॉट में भी आपसे पूछ सकता है। बट हमारे टाइम में क्या हुआ था, मैथ, रीजनिंग एंड जीके का एक स्लॉट अलग से, 20 क्वेश्चंस का स्लॉट अलग ही आया था, जिसमें सिर्फ इसी के क्वेश्चंस। इसको हम माइनस पॉइंट कह सकते हैं अगर एक ही स्लॉट में मैथ, रीजनिंग हमें पूछा जा रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक साथ करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। अगर उसी को डिवाइड करके एग्जामिनर दे तो थोड़ा थोड़ा टाइम सब में हम दे सकते हैं, बट एक साथ मैथ, रीजनिंग, जीके आ जाना, फिर उसको सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 20-20 के स्लॉट्स आते हैं 5, तो हर एक स्लॉट को हमें 18 मिनट में करना होता है। ये होता है प्री का पैटर्न। इसके अंदर 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40-40 क्वेश्चंस के 4 स्लॉट आते हैं, जिसको हमें 45 मिनट्स में करना होता है। जी हाँ, प्री के अंदर 20-20 क्वेश्चंस के 5 स्लॉट आते हैं, जिसको हमें 18 मिनट में करना होता है। मेंस में ये हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें 40 क्वेश्चंस करने होते हैं एक स्लॉट के अंदर, और हमें टाइम मिलता है 45 मिनट्स। तो उसमें हमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, ताकि हम उसको थोड़े अच्छे से कर पाते हैं। और नोट सेट 7 की बात करूँ तो प्री के अंदर जो हाईली वेटेज जो सब्जेक्ट्स था वो था नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन से काफी क्वेश्चन आए थे, पीडियाट्रिक्स से भी काफी क्वेश्चन आए थे, साइकेट्रिक्स से भी काफी क्वेश्चन आए थे, और ओबीजी से भी आए थे। रिसर्च कम्युनिटी से दो तीन क्वेश्चन थे, बाकी किसी भी सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन नहीं थे। इसीलिए मैं कह रही थी आपसे कि जो मेन सब्जेक्ट्स है उन पे आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए। और जो मेंस की बात करूँ तो मेंस के अंदर 4 स्लॉट आए थे, 4 स्लॉट में पर्टिकुलर उन्होंने बांट रखा था। एक स्लॉट पूरा पीडियाट्रिक्स का था, जिसमें सारे पीडिया के क्वेश्चंस थे। एक स्लॉट में सिर्फ ओबीजी के क्वेश्चंस थे, एक स्लॉट में सिर्फ साइकेट्रिक के क्वेश्चंस थे,
और एक स्लॉट ऐसा था जिसमें एमएसएन एंड नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस मिक्स थे। तो यही सब्जेक्ट्स हमारे प्री एंड मेंस में पूछा गया था, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं आए थे। 6-7 में एमएसएन थोड़ी कम पूछी गई थी मेंस के अंदर, तो इस बार चांसेस हो सकते हैं कि एमएसएन ज्यादा है। तो एमएसएन को भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चंस बनने के काफी चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें नर्सिंग फाउंडेशन भी आ जाती है। एक तरह से हम देखें तो फार्मेकोलॉजी भी हमारे इसमें इंक्लूड हो जाती है, प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं, तो इसको भी आपको काफी अच्छे से करना है। तो गाइज, आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा ध्यान देना है स्मार्ट वर्क पे। आपको अच्छे से पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, राइट डायरेक्शन में पढ़ना है और सही गाइडेंस लेके पढ़ना है। कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है। अच्छे से पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके बिना बिना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ट्राई कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए कि यस वी कैन डू इट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।